अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, FATF से मुतालिक हुकूमत के 2 बिल मुस्तरद हुए थे जिस पर अब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस सिलसिले में ये कहते हैं कि अगर अपोजिशन ने मुखालफत की और बिल मुस्तरद होने से पाकिस्तान को खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट में जाना पड़ा तो इसकी ज़िम्मेदार अपोजिशन होगी। हमारा सवाल ये होगा कि सेनेट में बिलों की मुखालफत करने वाली जमातें क्या मुश्तरका इजलास में भी यही करेंगी या फिर हुकूमत और हम मिलकर इन अपोजिशन जमातों से कोई बेहतरी की तवक्को रख सकते हैं। दूसरा ये कि कराची के अवाम बारिशों की वजह से मुसलसल मुश्किल में हैं और मुश्किल में ऐसे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कहना है कि वो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। अब क्या ये निगरानी काफ़ी है या फिर प्राइम मिनिस्टर का कराची में कुछ रोज़ तक मौजूद रहना बेहतर होगा, क्योंकि कहते हैं कि जब तक सरबराह सर पर ना हो तो जो उनके मातहत काम करने वाले होते हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को उस तरह से निभा नहीं रहे होते। तो क्या प्राइम मिनिस्टर का वहाँ पर मौजूद रहना कुछ दिनों के लिए ज़रूरी होना चाहिए या नहीं। और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के फैसले की कि क्या इस तफसीली जाँच पड़ताल के दौरान NDMA का एहतसाब भी हो पाएगा। जैसे कि ऑडिटर जनरल बात ये हैं कि कोरोना के सिलसिले में जो भी एड आई है और जिस सिलसिले से पाकिस्तान की हुकूमत ने जो अखराजात किए हैं वो किस तरह से हैं और आगे चलकर हुकूमत ने उनको किस तरह से इस्तेमाल किया। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिब चौथाई साहब NBC पाशिकर प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए, सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। सर थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार मोना आलम साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। मोना, बहुत शुक्र प्रोग्राम में अपना वक्त देने का। तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी इब्राहिम राजा साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रज़ा रोमी साहब भी आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। तो सबसे पहले बात करते हैं FATF के हवाले से कि क्या ऐसी वजूहात हैं कि बिल मंजूर नहीं किया सेनेट ने, अपोजिशन की परफॉर्मेंस वहाँ पर कैसे रही और उस पर जो प्राइम मिनिस्टर का रिएक्शन आया है जिसमें उन्हें खदशा है कि खुदा न खास्ता हम ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं और अगर हम ऐसा हो जाता है पाकिस्तान के साथ तो इसकी जिम्मेदार अपोजिशन होगी। ये बयान उन्होंने कहाँ दिया, उनकी गुफ्तगू क्या रही, जरा सुनिए आप। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि इनके अंदर नून लीग और पीपल्स पार्टी में ऐसे लोग हैं जिनको पता हो ये क्या करने जा रहे हैं। अगर जॉइंट सेशन में इन्होंने हमें डिफीट किया, जो इस मुल्क से फिर FATF की ब्लैक लिस्ट होगा, ये सब जिम्मेदार होंगे। अब वही कर रहे हैं हिंदुस्तान जो कर रहा है पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए। तो जितना हिंदुस्तान हमारे से दोस्त है उतनी दोस्ती आप करेंगे। खुदा न खास्ता पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो सकता है। हुकूमत को चाहिए अपोजिशन का ताउन, लेकिन अपोजिशन का वो ताउन हुकूमत को दरकार नहीं है और इस पर प्राइम मिनिस्टर ने अपने खदशात का खुलकर इजहार कर दिया है। साथ ही साथ ये जिम्मेदारी उन्होंने अपोजिशन पर आयद करने के हवाले से भी बात की है। लेकिन जनरल साहब, आप समझते हैं कि सेनेट के बाद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी बिलों की मुखालफत करेगी अपोजिशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा नहीं ख्याल के करेंगे क्योंकि ये कौमी मसला इसका एहसास होना चाहिए और अगर मुखालफत करें तो ये मेरा ख्याल बहुत बड़ी ज्यादती होगी। ये किसी के सर पे एहसान नहीं है। अगर कोई वोट देता है इसकी फेवर में तो मैं नहीं समझता कि उसकी मेहरबानी है, उसको एहसान समझा जाएगा या पार्टी के साथ PTI के साथ कोई फेवर समझी जाएगी। ये कौमी जरूरत है। आज ये हुकूमत है, कल नहीं होगी और फिर किसी और पार्टी की होगी। तो यही मसला अगर गले में लटका हुआ तो आप सोचें कि उस दूसरी पार्टी को इकोनॉमी अगर ब्लैक लिस्ट में जाती हुई मिले तो क्या करेंगे। तो ये इन चीजों के ऊपर तमाशे खड़े करना, सियासत करना, ये मुनासिब हरगिज नहीं। ये कहना कि जनाब इसके आप हुकूमत इनको आके मनाए करे, बड़ी अच्छी बात होती है अगर हुकूमत राब्ता करती, आगे बढ़ती। लेकिन अगर नहीं भी किया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर कल कश्मीर पे बहस हो, हुकूमत ने आके नहीं इनको बुलाया तो कश्मीर जो है उस पर हम सारे अपने हथियार फेंक के कहें जी ठीक है, जो भारत कर रहे हैं वो ठीक है। ये नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है कि एक तो ये इनको ज्यादती नहीं करनी चाहिए, इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। ये एक असूली काम है, असूली फैसला होना चाहिए और इस पे वोट दे हुकूमत को इस पे फारिग करना चाहिए। इसमें हुकूमत का नहीं, सारे मुल्क का फायदा है इस काम के लिए। अब देखिए कि इस वक्त हो क्या रहा है भारत की तरफ से। भारत ने एन इस वक्त जबकि आपके FATF वाले रिव्यू करने जा रहे हैं आपकी इम्प्लीमेंटेशन का कि आपने किस तरह तक इम्प्लीमेंटेशन की है, ये सर पे खड़ी है चीज। उन्होंने पुलवामा का किस्सा दोबारा निकाल लिया और न सिर्फ निकाला है बल्कि एक झूठ का बहुत बड़ा फलंदा जाली गुफ्तो शनीद के जनाब के
मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे थे, जिनके लिए वो जिनकी वीडियो या जिनकी ऑडियो टेप नहीं है वो दुनिया से जा चुके हैं, वो मारे जा चुके हैं लोग, वो जिंदा नहीं है कि उनकी आवाज का कोई सैंपल दे सके या उनके बारे में कोई कह सके कि ये उन्हीं का है। वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने वो इस तरह का सारा फैब्रिकेशन करके 1 साल लगाया उन्होंने। उस वक्त तहकीक हुई थी और कहा गया था कि ये जो एक्सप्लोसिव है ये यहीं से लिया है, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने वहां पे इस्तेमाल किया कश्मीर में और वो इनको भेज दिया। अब कह रहे हैं नहीं जनाब, वो तो इन्फिल्ट्रेशन करते थे तो हर दफा वहां से 12 kg उठा के लेके, उन पहाड़ों में तो 2 kg का वजन उठा के लेके जाना मुश्किल है, और आप इन्फिल्ट्रेशन वाली की बात करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन है नहीं। तो ये वो ड्रामा आपके खिलाफ चल रहा है जहां भारत आपको हर तरफ से घेर रहा है। पहले ही आपकी फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन ऑफिस इतना अग्रेसिव नहीं है कि जो भारत की हरकत है उनका पोल खोले। उल्टा आपके अपने लोग जब आपको इस तरह जलील करने पर उतरे हों तो आप सोचिए कि आपके मुल्क का बनेगा क्या। मैं तवक्को करता हूं कि इस पे कतन सियासत नहीं की जाएगी और बड़े होशमंदी से पोजीशन और इस बिल को पास करवाए। सही। मोना, ऑपोजिशन भले ही हुकूमत में नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन में रहते हुए भी वो इस जमहूरी दौरे हुकूमत का हिस्सा है। दूसरा ये कि जो खदशात आपको और हमें यहाँ पर लाहक हैं, ऑपोजिशन को भी इस हवाले से बेहतर आगाही होगी, तो फिर बिलों में मुखालफत इस बार करेगी पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन में? जरिया बात यह है कि पहले तो मुखालफत करेगी या नहीं करेगी, इसको इस बात पे आने से पहले 2 बातें हम क्लियर कर लेते हैं। एक तो बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि FATF की अगर खुदा ना खास्ता ब्लैक लिस्टिंग होती है या फिर अगर हम, क्योंकि ग्रे लिस्ट में हम लोग मजीद अब सस्टेन करें, ये मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं इधर या उधर करना है इस फैसले को। 2018 से हम हैं इस लिस्ट का हिस्सा, ग्रे लिस्ट का हिस्सा। अब इसको एक साइड पे इन्होंने करना है, ये एक नज़र आ रहा है, एक रवैया खास तौर पर जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है FATF का, उनकी तरफ से या उनकी तरफ से एक ये एटीट्यूड नज़र आ रहा है कि लेट्स क्लोज दिस चैप्टर वंस एंड फॉर ऑल, एक इसका फैसला कंक्लूसिवली किया जाए। तो ये बात है कि ग्रे लिस्ट के बाद अगर खुदा ना खास्ता ब्लैक लिस्ट होते हैं हम, ये तो 100% इट्स अ गिवन कि पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए इसके तबाहकुन किस्म के असरात होंगे। और इस वक्त हमारी मईशत का जो हाल है ख़ास तौर पर कोरोना वायरस के बाद से, वो वैसे भी हम सबके इल्म में है, हम सबके सामने है और हम एक तरह से इसके रिसीविंग एंड पे हैं मईशत के एतबार से। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर जॉइंट सेशन होता है तो यकीनन जॉइंट सेशन में एक तो नंबर्स पूरे हो जाएंगे, जो ट्रेजरी बेंचेस हैं अगर उनके नंबर्स पूरे हो जाते हैं तो फिर जो अपोजिशन की तरफ से जो स्टांस आएगा या उनकी तरफ से हाँ करना या ना करना, मुखालफत करना या हिमायत करना, वो मुझे लगता है इतना मायने फेज नहीं होगा जितना कि सेनेट में, क्योंकि सेनेट में तो बड़ी क्लियर अक्सरियत है अपोजिशन की। और नेशनल असेंबली से तो आपको पता है जैसे क्लियर हो गया था, वहाँ पर भी इन्होंने 2 बिलों में अमेंडमेंट प्रपोज की थी अपोजिशन ने, और उनको ये था कि वारंट के बगैर गिरफ्तारी और वगैरह, इस पर उन्होंने एतराज़ उठाया था दोनों जमातों ने, और फिर उसका नैब की कुछ तरामीम से भी वास्ता था। तो खैर उनकी जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स थी वो रिजेक्ट हो गई उनके अमेंडमेंट्स के बाद से। आपको पता है कि कौमी असेंबली से तो इसका पैसेज हो गया, ये बिल गुजर गया, लेकिन जब वो अपर हाउस में गया तो वहाँ पर जाके फंस गया, और होना भी यही था। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कुछ अंडरस्टैंडिंग थी अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ, जिसकी वजह से ये सेनेट गया था, और ऐसा महसूस किया जा रहा था कि गालिबन इसके लिए जॉइंट सेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जॉइंट सेशन इसीलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि सेनेट में और ये जो टर्न बाय टर्न जो दोनों हाउसेज में बिल गया है उससे बात नहीं बनी है, नहीं हो पाया, तो इसलिए सेनेट में बुलाया जा रहा है बिल। अच्छा, इसमें भी मुझे कोई शक नहीं है कि ये बिल्स बहुत खुश असलूबी से पास हो जाएंगे। एक तो नंबर्स की कोई कबाहत नहीं आएगी, दूसरा अपोजिशन की तरफ से भी अब नजर आ रहा है कि वो अपनी जो आपने वैसे भी दिखाया होगा, जो आपने देखा होगा दीगर भी जितने बिल्स वगैरह के मामलात रहे हैं, वो आर्मी एक्ट में तरमीम हो या कोई भी इस किस्म के मामलात हो, हमेशा से ये हुआ है कि अपोजिशन अपनी एक जरा दिखाने के लिए एक अपनी अपोजिशन जरूर करते हैं। अपेरेंटली वो कुछ तरामीम भी लाते हैं और वो बिल्कुल हक पे जानिब है, ठीक है, उनका काम भी है कि अगर उनको कोई चीज़ लग रही है गलत तो वो उस पर तरामीम लाएं, लेकिन अल्टीमेटली चीज़ पास हो जाती है। अल्टीमेटली उस पर एज सच मुखालफत भी नहीं होती है, बोल के भी नहीं होती है, और वोट के जरिए तो नहीं होती है, वोट तो अपोजिशन नहीं देती है किसी इस तरह की चीज़ को। तो अब जो उनकी तरफ से एक टेम्परेचर मिल रहा है या जो उनकी तरफ से एक फीलिंग मिल रही है अपोजिशन की, वो यही है कि ना वो मुखालफत करेंगे और ये बआसानी इस जॉइंट सेशन से पास हो जाएगा, क्योंकि सिंपल बात है, नंबर्स पूरे हो जाएंगे।
ठीक है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस शो करना चाह रही थी ऑपोजिशन, वो कर चुकी सेनेट में अपनी, लेकिन अलग बात है कि हुकूमत के हवाले से या मुल्क की सालमियत के हवाले से ये मामला है, तो ऑपोजिशन यहाँ पर ताउन जरूर दरकार करेगी अपना। NBC आप बताइए, ये FATF से मुतालिक जो प्राइम मिनिस्टर ने खदशात जाहिर किए हैं, वो खदशात अपनी जगह, और अगर हम बात करें मुश्तरका इजलास के पार्लियामेंट के सेशन की, तो यहाँ पर FATF के कानून साजी से मुतालिक ऑपोजिशन जो है वो ताउन करेगी या फिर मुखालफत करेगी बिलों की? अरे बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट बात है, पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ये भी जरूरी है पाकिस्तान के लिए कि हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर, हमारे खिलाफ एक दूसरे को गद्दार करने का तरीका कार छोड़ दे। अब जब सेनेट में बिल मुस्तरद हो गया और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक सबने कहा ये मुल्क के मफाद के खिलाफ है, ये मुल्क का दुश्मन है, दिस इज टू मच। ये पुराने जमाने की रवायत वापिस लेकर ना आए आप, अयूब खान की, याया खान की और मुशर्रफ की, जिन्होंने हर आदमी को, हर मुखालिफ को मुल्क दुश्मन कहकर मुल्क बदर कर दिया था। मुल्क के और बहुत से लोग मुल्क से चले गए थे, मुझे ये पूरी तो पता है। ये कौमी मफाद का मसला है। मैं आज भी कायम हूँ, मेरे उसके बाद भी बात हुई है कि शहजाद वसीम साहब की जो खूबसूरत उर्दू में उन्होंने गजल कही थी, उस पर एतराज हो गया था हिज़्ब इख्तिलाफ को, और हिज़्ब इख्तिलाफ उस गजल को मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, क्योंकि उसका तरीका ही वो था, अंदाज ही इस तरह का था कि वो नाकाबिल समझ थी और नाकाबिल फहम थी। इस आदमी को क्या हो गया कि क्या इसके अंदर वापिस जनरल मुशर्रफ से वज़ीर दाखिला की वो आ गई। अभी तो ये कायदे-ए-अवान है, कायदे-ए-अवान तो भ्रम होता है। शिबली साहब आजकल बहुत ज्यादा हंगामा कर रहे हैं। हाउस में वो जब कायदे-ए-अवान थे, उनका अपना खास तरीका था, एक साफ ले जाता। बुनियादी वजह शहजाद वसीम की बुलंदतरानी थी जो वो वहाँ कर रहे थे, और उसके अलावा मेरा ख्याल कोई मसला नहीं है। ज्वाइंट मैंने भी कहा था आपसे, ज्वाइंट सेशन में जाएगा, मंजूर हो जाएगा। हिज़्ब इख्तिलाफ भी मुझे जो सलाह है वो ये है कि मुखालफत नहीं करेगी, कतई नहीं करेगी। पहले भी मंजूरी दे चुकी है, वो पहले भी बहुत से एंटी ह्यूमन राइट बिल को मंजूर कर चुकी है। तो एक और से ही इस पर क्या मसला होता है? कोई मसला नहीं है, वो मंजूर कर लेंगे, तब हाँ में जवाब देंगे, बाआवाज़ बुलंद हाँ होगा, कोई डिवीजन अप्लाई नहीं करेगा, कोई डिवीजन डिमांड नहीं करेगा, मंजूर हो जाएगा। ये पहले मंजूर होते रहे ना, आर्मी चीफ से लेकर आज तक मंजूर होते रहे, आपस में मिलकर मंजूर होते रहे। मतलब सेनेट में जो कुछ हुआ आप कह रहे हैं वो शहजाद वसीम साहब के एक्शन पर ऑपोजिशन का जॉइंट रिएक्शन था। ताहम मुल्क की सालमियत की अगर बात आती है तो ऑपोजिशन खड़ी हो गई इस मामले में, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, मुखालफत भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मुखालफत में भी नहीं जाएगी। रज़ा रोमी साहब, देखिए, पहली तो ये बात है कि ये मामला इंतहाई अहमियत का मामला है, और ना सिर्फ ये कि ये मौजूदा हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए एक चैलेंज है। इसलिए इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि इस वक्त हमें इस लेजिस्लेशन को जो अपोजिशन की अमेंडमेंट्स हैं उनके साथ इसको मंजूर करना चाहिए। लेकिन देखिए, ये एक पार्लिमानी तरीका होता है, कानून साजी जो है वो उसको आप बुलडोज करेंगे तो उसके फिर नुकसानात भी होते हैं, क्योंकि हर कानून के मुज़मिरात होते हैं। और अपोजिशन की जो कंसर्न्स हैं उनको बेहतर ये है कि उनको एड्रेस किया जाए, और हुकूमती टीम जो है, वज़ीर कानून और दीगर जो हमारी कौमी असम्बली की कमेटी भी है मुतल्लिका, उसमें ये सारी चीज़ें तय करके इसको पास कर दिया जाए। अब ये मसला यहाँ पे ये हो रहा है कि जैसे वो पहले सेनेट में हुआ और अब इमरान खान साहब का भी बयान है, अब अपोजिशन का भी रिएक्शन होगा, तो एक टग ऑफ वॉर जो है वो आपस में चल पड़ी। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि इस तरह के मामलात के ऊपर ऐसे होना नहीं चाहिए। मगर देखिए ना, यहाँ पर यह है कि पार्लिमानी जो तरीकाकार है और जो रवायात हैं उनको भी किस हद तक इसमें फॉलो किया गया है। अक्सर क्या बल्कि हमेशा दुनिया में हर जगह जहां भी इस तरह का अहम कानून पास होता है उसके ऊपर आप क्लोज डोर पहले मीटिंग करते हैं, और जो कमेटियां होती हैं वो इस पूरी चीज को क्लियर करके अपनी पार्टीज को बताती हैं, और फिर ये बिल मंजूर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर शायद वो वाला प्रोसेस जो है वो एक तो वो मुकम्मल तौर पे हुआ नहीं है, और दूसरा जो पोलराइजेशन है
हुकूमती बेंचों और अपोजिशन की बेंचों के दरमियान वो भी इस कदर शदीद है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसको लचक दिखानी पड़ेगी और अपोजिशन को साथ लेके चलना पड़ेगा। हम हर मसले के ऊपर यही बात पहले से कह रहे हैं 2 साल से कि जो अहम कौमी अमूर हैं, जो पॉलिसी के अमूर हैं, उनके ऊपर आपको गवर्नमेंट ऑफ द डे को अपोजिशन को साथ लेकर चलना पड़ता है। इसके अलावा कोई चारा नहीं होता। और ये अब ये जो अभी ये जो हो रही है डेवलपमेंट्स, इससे यही बात दोबारा साबित हो गई है। तो ये जो एक तरफा जो चीज होती है कि एक तरफ आप साथ साथ में उनको कह रहे हैं कि भी आप और आपको बंद कर देंगे और आपको ये करेंगे, और साथ साथ आप ये कह रहे हैं कि आप बिल नहीं मंजूर करें, आप गद्दार भी हैं। तो ये ऐसे मामला नहीं होता, एक बात। और दूसरी जो अहम इसमें मसला है वो ये है कि ऑपोजिशन भी जाहिर बात है इस पे सियासत कर रही है। ऑपोजिशन को भी ये गुरेज करना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा मसला है FATF का कि इससे हमारी मईशत और वेलफेयर और लोगों की जो हमारी ट्रांजैक्शन आप ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन मुखालफत नहीं करेगी, लेकिन अलग बात है कि पिछले हफ्ते हुकूमत इस मामले पर सियासत कर गई है, पॉलिटिकली खेल गई है इस मामले को सारे। इब्राहिम, देखें, इस मामले के 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत इन बिल्स पर अपोजिशन की हमायत लेने की कोशिश कर रही थी, तो उस वक्त सेनेट में, वो सेनेट जहां अपोजिशन की एक बहुत बड़ी अक्सरियत है, वहाँ डॉक्टर वसीम शहजाद ने एक ऐसी तकरीर कर दी जिसके बारे में अपोजिशन ने ये इल्ज़ाम लगाया कि उनका टारगेट जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ थे। एक तो वहाँ से बदमज़गी हुई और उस अपोजिशन ने उसके ऊपर रिएक्शन दिया। दूसरा अपोजिशन का मौक़िफ़ ये है कि इसके अंदर आप जो शिकें लेके आए हैं वो टारगेटेड हैं कि आप उनको अपोजिशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे, और वो जो शिकें हैं वो बाइंडिंग नहीं है FATF की। मिसाल के तौर पर अपोजिशन का क्या कहना है, उनका ये कहना है कि एक तो आप इसमें ये शिक ले आए हैं कि पुलिस या जो दीगर एजेंसियां हैं वो बगैर वारंट के जो हैं वो गिरफ्तारियां कर सकेंगी, और ये कानून और ये शिक जो है ये अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल होगा। दूसरा वो कह रहे हैं कि आप इन शिकों के तहत नैब का दायरा कार बढ़ा रहे हैं, और अपोजिशन का ये शिकवा है और हमेशा से ये शिकायत रही है कि नैब की कार्रवाइयों का जो हदफ है वो हमेशा जो है वो ज़्यादातर अपोजिशन रही है। इसी तरह इसमें जो JITs बनाने की जो शिक है उसके ऊपर भी अपोजिशन को एतराज़ है। तो अपोजिशन का बुनियादी एतराज़ जो है वो ये कहते हैं कि कुछ ऐसी शिक्कें भी आपने इसमें डाल दी हैं FATF की जो शराइत नहीं थी, सिर्फ हमें सियासी तौर पर निशाना बनाने के लिए। दूसरी तरफ ज़ाहिर है कि हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि ये चाहते हैं कि कोई ऐसी शिक हो ही ना कि जिससे अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं वो आगे चल सकें। लेकिन अब अगली खबर यह है कि जो जॉइंट जो सेशन इन्होंने बुलाना था वो इन्होंने कहा तो है कि हम बुलाएंगे, लेकिन मेरी बात हुई है 2 हुकूमती रहनुमाओं से, उनका कहना है कि हमारे अपोजिशन के साथ मामलात जो हैं वो तकरीबन तय हो गए हैं और जॉइंट सेशन बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सेनेट का दोबारा इजलास होगा, और ये जो 2-3 एतराज़ात हैं अपोजिशन के, इनके ऊपर उनके साथ बैठ के मामलात तय कर लिए जाएंगे और ये जॉइंट सेशन से पहले ही मंजूर कर लिया जाएगा, क्योंकि अपोजिशन को भी पता है कि जॉइंट सेशन तक बात गई तो तब भी इस बिल ने मंजूर होना ही है। तो अपोजिशन की कोशिश ये होगी कि उससे पहले दोबारा ये सेनेट में जाए और वहीं से ये मंजूर कर लिया जाए। सही मतलब की मुखालिफत। जी जनरल साहब, मैं आ रही हूँ आपकी तरफ। जी देखिए, एक बात जो समझ नहीं की है वो ये है कि ये नेशनल असेंबली से बिल पास हो गया था, ऑपोजिशन की मेजॉरिटी वहां बैठी, उन्होंने इसको पास किया था, जो शकूक व शुबात थे वहां वो डिस्कस हो चुके थे। अब सेनेट में आके एक पार्टी पोजीशन आपने लेनी है, और जो पार्टी पोजीशन आपने वहां ली है नेशनल असेंबली में वही वहां होगी, लेकिन उसके बरक्स वहां पे कुछ और हुआ। तो वो जैसे NPC कह रहे थे वो बात दुरुस्त है कि एक शख्स ने बिलावजह माहौल को खराब किया, वो डॉक्टर वसीम शहजाद ने, अगर वो ना करते तो शायद ये मसला ना आता। लेकिन उन चीजों के बावजूद अगर ये इस तरह का कोई होता भी है, कोई करता भी है, तो उसको आप कंडेम कर लें, लेकिन बिल पे ना करें। अभी आप देखिए, मैं जो बात कर रहा था ये पुलवामा केस की, उसमें जो उन्होंने इंक्वायरी बिल्डअप की है उसमें उन्होंने 10 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग शो की है। मैं समझता हूं कि वो टारगेटेड है। आ रही है यहाँ पे FATF में आपका रिव्यू आ रहा है, तो वो केस वहां पे भारत बैठा है, वो अपनी इंक्वायरी लेके जाएगा, वो कहेगा जी हमने ये देखा 10, किसी ने क्वेश्चन नहीं करना वहां पे। हमारे लोग तो वैसे भी जाके वहां पर सिर्फ सफाइयां पेश करते रहते हैं, इन्होंने कभी अग्रेसिवली अपना केस लड़ाई नहीं, लेकिन जहां तक भारत का ताल्लुक है वो अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहा है वहां पे। नतीजा ये कि आपके केस के ऊपर जो कह देता है वो चल पड़ती है बात वहां पे। तो 10 लाख रुपया उन्होंने
उसमें वाजे किया है, 2 बैंकों का नाम लिया कि जी फलां बैंक, उसके जरिए इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की। तो आप जिस भंवर में बैठे हुए हैं उसमें ये तमाशे, ये बकवासात, किसी एक आदमी का कहना करना जो है वो आप उसको टोटली उसको इग्नोर करें, कंडेम कर दें, सही, उसके ऊपर सारे तुप करें, लेकिन ये नहीं आप कर सकते कि अपने मुल्क की टांग खींच के उसको आप शेर की कछार में फेंक दें कि जी अब इसको चीट फाड़ कर लिया जाए। ये गलत है। ठीक है, एनबीसी जनरल साहब कह रहे हैं कि मजम्मत कर लें लेकिन सिक्योरिटी के मामले को पॉलिटिसाइज ना करें। आप अपना कमेंट ऐड करना चाह रहे थे, मैं इसलिए आपकी तरफ आ रही हूँ। जी बिल्कुल ठीक बात जनरल साहब की, बिल्कुल। कौमी सिक्योरिटी के मामले पर तो हम कैद होने को भी तैयार हैं, हम जेल जाने को भी तैयार हैं किसी भी इल्ज़ाम में, लेकिन अगर कौमी सिक्योरिटी का वाकई मामला हो, नंबर 1। नंबर 2, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि कमेटी सिस्टम जो राजा बता रहे थे वो अप्लाई वाकई नहीं हुआ, वो गलती हुई, और वही फ़ायदा हो जाएगा। वही फ़ायदा ये होगा कि कमेटी में फिर जाएगा, प्रीएम्बल चेंज होगी, एज अमेंडेड नया लॉ पेश होगा और राजा बकौल राजा के मंजूर हो जाएगा। यही एक रास्ता है, एक लफ्ज ऊपर नीचे करके आप नया बिल मंजूर कर लेंगे। मैं एक तवज्जो आपकी तरफ जरिए दिलाना चाहूँगा, भारतीय मीडिया को अगर आप देखें, खासतौर से मेन स्ट्रीम हिंदी मीडिया को, वो आपके ऊपर चढ़ा हुआ है। मतलब वो अपने बम्बई तबाह हो गया, उनका डूब गया, उनको फिक्र नहीं, खबर दे के निकल गए। उनका गुड़गांव सॉफ्टवेयर आइकॉन तबाह हो गया, डूब गया, उनको फिक्र नहीं, चले गए। दिल्ली डूब गया, दिल्ली फिर डूब गया, उनको फिक्र नहीं, चले गए। वो आपके पीछे पड़े हुए, हत्ता के हमारी अदाकारा के पीछे पड़ गए। वो हर एतबार से आपको टेररिस्ट, आपको मनी लॉन्ड्रिंग का मुजरिम साबित करना चाहते हैं। ऐसे में हमें थोड़ा सा ख्याल करना होगा, हमें थोड़ा सा देखना होगा कि हिंदुस्तान क्या चाहता है, भारत क्या चाहता है, भारत का मकसद क्या है। उसका मकसद हमारे खिलाफ है, उसकी लॉबिंग हमारे खिलाफ है, वो OIC में हमारे खिलाफ है, वो FATF में हमारे खिलाफ है, हमारा दुश्मन मुश्तरका है। ठीक है, तो हमें भारत के जो अज़ाइम हैं उन्हें नाकाम बनाना है और कोशिश करनी है कि मामले को पॉलिटिसाइज ना किया जाए। मुझे बढ़ना एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं, बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, जिन्होंने कराची के मामले पर कहा है कि कराची को तनहा नहीं छोड़ेंगे और तमाम मामलात की निगरानी वो खुद कर रहे हैं। अब उनका दौरा भी शेड्यूल है, इस पर भी बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह कहा है कि मुश्किल हालात में कराची के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अवाम की तकालीफ का भरपूर एहसास और इदराक है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा है कि कराची में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन की खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। सवाल यह है कि कराची में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म, क्या इस मुश्किल वक्त में वज़ीर-ए-आज़म को खुद कराची में कुछ दिन क़याम करना चाहिए? NBC आपसे स्टार्ट करूँगी। जी, मेरा ख्याल ये कि हमने जो पिछले अदवार देखे उसमें यही देखा है कि जब भी कोई कुदरती आफत आती है, नेशनल क्लाइमेटी होती है, हमारा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट और मुताल्लिक़ा चीफ मिनिस्टर पागलों की तरह घूमते रहते हैं। वहाँ पर घर घर जाते हैं, सड़कों पर जाते हैं, लोगों को हौसला देते हैं। उससे 3-4 फ़र्क पड़ते हैं बहुत बुनियादी। जनरल साहब ज़्यादा वाकिफ़ होंगे, हम तो कम माया लोग हैं, कि जब प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बाहर निकलता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अपनी पब्लिसिटी कर रहा है वो, उसका मतलब ये होता है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को एक्टिवेट कर रहा है। जब प्राइम मिनिस्टर कहीं जाता है तो पूरी फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा इंतज़ामिया एकदम ऑन फुट हो जाती है, ऑन गियर हो जाती है, तमाम काम करती है, अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करती है और उसका फ़ायदा मुतासरीन को पहुँचता है। मैंने ज़लज़ले में देखा, ये मैं ज़लज़ले में बहुत गया हूँ, बार बार गया हूँ मैं, कि वहाँ जब भी कोई अफसर आता था, बड़ा अफसर या मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के साथ भी गया हूँ मैं, तो वहाँ पर एक तेज़ी आती थी इमदादी कामों में और वो फिर हफ्तों तक चलती थी, कामयाब होती थी। इसी तरह चीफ मिनिस्टर जो हमारा सिंध का घूम रहा है सड़कों पर, उसका कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय इसके कि जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको उससे फ़ायदा होता है और वो ऑन फुट हो जाती है। तमाम लोगों की छुट्टियां मनसूख हैं और लोग अपने अपने कामों पर लगे हुए हैं, ख़ास तौर से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले। अब यहाँ जो सूरत हाल है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर अगर आते हैं कराची तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, तो सी चेंज पूरी जो फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन, और अगर मुलाकात भी करते हैं चीफ मिनिस्टर से तो एक बहुत बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट पैदा होगा, उससे लोगों को फ़ायदा होगा,
लोगों को इमदाद वक्त पे मिलेगी और लोग कुछ थोड़ा रिलीफ महसूस करेंगे, वरना बहुत बुरा हाल है। 500 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और होने वाली है। यानी वजीर आजम अगर वहां पर रहें तो अच्छा होगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब। जी देखिए, प्राइम मिनिस्टर को विजिट करना चाहिए, ऐलान कर देना चाहिए कि मैं कल या परसों आऊंगा। तो जब वो ऐलान हो जाता है उसके बाद सब लोगों को फिक्र पड़ जाती है कि वो अपने ऐलान तो वो कर चुके हैं। मैं वही कह रहा हूं कि जब वो जाने का कह देंगे, अगर वो ना ऐलान करते तो हमें यहाँ बैठे तो सबको इतला मिल रही है कि जी सब ठीक है, लेकिन ये तो आपने जाके जमीन पे ग्राउंड पे देखना होता है कि वाकई ठीक है। और वो आपको पता तब चलता है जब आप आवाम से बात करते हैं। आपको सरकारी मशीनरी तो कभी भी नहीं कहती कि हम ठीक नहीं कर रहे। सरकारी मशीनरी से यहाँ बैठे आपको सब इत्तला आएगी कि बिल्कुल ठीक हो रहा है, हर काम दुरुस्त जा रहा है, हमने ये भी कर दिया वो भी कर दिया। लेकिन जब आप आवाम से राब्ता करते हैं तो वो आपको बताते हैं कि क्या मसाइल हैं, जो किया कहा जा रहा है वो वाकई हुआ या नहीं हुआ। तो फिर आप कन्फ्रंट कर सकते हैं सरकारी मशीनरी का वहां पे जाके, तो आप उसका कर सकते हैं। लिहाजा ये जरूरी है कि उनको एक तो पहले वक्त दे दिया जाए, जैसे ऐलान कर दिया। अब वहां पे जहां कहीं कमी बेशी होगी लोग तैयारी करके रहें और बेहतरी आएगी। जब ये जाएंगे तो लोगों से पता चलेगा कि वाकई जो अब इंतजाम हुआ है वो बेहतर है क्या उनको। अब आगे देखिए कि प्राइम मिनिस्टर को असल में जाके वहां पे मुतहर्रिक करना चाहिए लोगों को आगे के लिए। ये बारिशें खत्म होती हैं, पानी चला जाएगा, इलाका जो है वो ड्राई होता है। वहां इतना ज्यादा नुकसान हुआ लोगों का, बच्चियों के जहेज बह गए, लोग रोते हैं वहां। उसका अंदाजा कौन करेगा? ये इसका जाके नुकसान का वहां पे उसका अंदाजा लगाना, लोगों से चेक करना, पूछना, उसकी फहरिस्तें बनानी ताकि गवर्नमेंट कुछ उनको हेल्प कर सके, ये जरूरी होगा। जिसके लिए वहां पे अब चाहिए कि कोई इसकी मशीनरी को तरीका का किए, प्राइम मिनिस्टर जाके वहां पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ भी बात करे। उसके अलावा जो मसला वो ये है कि जमाने भर का गंद और गंदगी जो थी वो पानी के साथ बह के लोगों के घरों तक में फिरी है और बीमारियां फैलेंगी। अभी इसके बाद लोग मरीज बनेंगे, उसका क्या होगा? सो आज जाके जो कुछ हो रहा है वो भी देखें, लेकिन आइंदा के लिए जो कुछ करना है वो इससे कहीं ज्यादा अहम है। जो होना था वो हुआ, लेकिन आप लोगों को छोड़ नहीं सकते आगे कि वो तबाह हाल है तो उसको तबाह हाल रहे। आप ये नहीं कर सकते कि बीमारी आ गई तो अब उसका कोई पुरसाने हाल ना हो। ये वो चीजें हैं जिनको वहां जाके प्राइम मिनिस्टर को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी पूछना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि फेडरेशन से जो भी मदद चाहिए हम पहुंचाएंगे यहाँ पे, ताकि इन चीजों का आगे इंतजाम किया जा सके। अगर पैसा चाहिए लोगों के नुकसान पूरे करने के लिए वो भी मिलेगा। की खुद मॉनिटरिंग करनी चाहिए, बिल्कुल मॉनिटरिंग करें। आज जैसे भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे किसी गोठ में मेरा ख्याल है ये एक 50 बेड का हॉस्पिटल आर्मी ने वहां बना के दिया है। अब ये यहाँ पे ये मेरा ख्याल है वो जो ये पानी में काफी डूबा हुआ इलाका जहाँ पे भी इन्होंने बना के दी है, ये शायद कई इलाकों में आपको बनाने पड़े, लेकिन ये जी वज़ीर आज़म को कयाम करना चाहिए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। जनरल साहब, हम इब्राहिम राजा क्या कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, वरना जाके विजिट भी कर लें और एक आध विजिट फिर 5-6 दिन बाद 7 दिन बाद कर लें, वो ज्यादा बेहतर हो। 5-6 दिन बाद विजिट करना भी ज्यादा बेहतर होगा या कयाम करें तो ये भी अच्छा है आपके ख्याल में? आपका ये कहना है जनरल साहब? एक विजिट तो सलम आप करें ना, और फिर जाके 5-7 दिन बाद जाके फिर विजिट करें, देखें कि जो कुछ वो कह के आए वहां पे बता के आए क्या उस पर अमल हो रहा है। ये चीजें छोड़ी नहीं जा सकती। आप ये नहीं कह सकते मैं हुआ हूं तो बात खत्म हो गई, नहीं। ये तो जब तक आप उनके पीछे नहीं लगे रहेंगे, बेशक न करें, आप ये कहना चाहते हैं, लेकिन विजिट वो हर कुछ दिन के बाद करें ताकि तमाम सूरत हाल का जायजा लें। जनरल साहब, आपको पॉइंट आ गया। इब्राहिम राजा, आपके ख्याल में क्या वजीर आजम का वहां पर रुकना जरूरी है या जस्ट विजिट कर लेना काफी होगा? देखें, प्राइम मिनिस्टर पूरे मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और जाहिर है कि कराची इस वक्त एक आफतज़दा इलाका है और बीइंग चीफ एग्जीक्यूटिव उनको वहाँ जाना चाहिए। उन्होंने अच्छा किया, ऐलान किया है, और वहाँ जाके अगर वो 1-2 दिन रुके भी तो ये उससे ज़्यादा अच्छी बात है। दूसरी, आप ये देखें कि PTI को इस वक्त सबसे ज़्यादा ओनरशिप लेने की ज़रूरत है कराची की। नंबर 1, आपने जिस शख्सियत को सदर बनाया, आरिफ अलवी साहब, उनका ताल्लुक़ कराची से है। आपका जो गवर्नर है सिंध का, उसका ताल्लुक़ कराची से है। आपके 2-3 अहम मिनिस्टर्स जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बहुत करीब हैं, वो कराची से हैं। और फिर कराची से आपको हैरानकुन तौर पर इतनी नशिस्तें मिली कि शायद जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी। वो जिन भी हालात में मिली, लेकिन आपको
बहुत बड़ी तादाद में वहाँ से वोट पड़े, तो उसके बाद जो है आपको उसकी ओनरशिप लेनी चाहिए। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये अच्छा फैसला किया है कि वो जा रहे हैं कराची, लेकिन एक चीज़ का वहाँ ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि जाहिर है कि वहाँ पे सूबा सिंध के चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं वो सीएम सिंध हैं, फिर वहाँ पे कराची के एक मेयर भी हैं। अमूमन होता यह है पाकिस्तान में कि जब भी किसी इलाके में इस किस्म की कोई आफत आती है तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जो है वो बहुत होती है। बहुत अच्छा हो कि अगर प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर जाएँ तो चीफ मिनिस्टर सिंध से भी मुलाकात करें, वो इकट्ठे विजिट करें जो मुतासरा इलाके हैं, एक यकजहती का पैगाम भी जाए, और ये जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है और ये स्कोर बराबर करने वाला मामला, ये जो है वो बाद में भी हो सकता है। जैसे अभी हम स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, पीपल्स पार्टी की कोताहियाँ भी हैं, लेकिन इस वक्त जो फोकस होना चाहिए कि वो उन लोगों को जो कराची में मुतासिर हुए हैं उनको रिलीफ देना चाहिए। दूसरा, वफाक चूँकि हमेशा बड़ा भाई होता है, सबसे बड़ा भाई होता है, तो इस वक्त अमली तौर पर वफाक को किसी माली पैकेज का भी ऐलान करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले हमने नून लीग के दौर में भी देखा है और तहरीक इंसाफ के दौर में भी देखा है कि कराची के लिए पैकेजेस का ऐलान होता है और बहुत बड़े बड़े पैकेजेस का ऐलान हो जाता है, लेकिन अमली तौर पर वो पैकेजेस दिए भी नहीं जाते और वो एग्जीक्यूट भी नहीं होते। लेकिन कम से कम ये जो ख़ास एक मखसूस आफत आई है, इसके लिए वफाक को चाहिए कि वो एक पैकेज का ऐलान करे और बग़ैर किसी सियासी तकसीम के और सियासी इख्तलाफ के उस पैकेज के ज़रिए जो है वो लोगों की मदद भी की जाए। तो बहुत अच्छा है प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जा रहे हैं, और अगर एक दो दिन वहाँ वो ना भी रुकें, कुछ दिन बाद दोबारा वहाँ विजिट कर लें, उसमें भी कोई मुदायका नहीं है, लेकिन इस दौरे में उनको सीएम सिंध को और जो कराची के मेयर हैं उनको साथ रखना चाहिए ताकि एक कलेक्टिव एफर्ट हो लोगों को इससे बचाने के लिए। आप जनरल साहब से एग्री करते हैं कि उनका वहाँ पे रुकना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? अगर मुखालिफ हैं दौरे के, क्या जनरल साहब मुखालिफ हैं दौरे के? नहीं, एनबीसी साहब वो बिल्कुल भी मुखालिफ नहीं है। उनका ये कहना है कि वो एक विजिट के बाद कुछ दिन के बाद दोबारा विजिट कर सकते हैं। तो हामी है, तो आपने क्रॉस लगाया हुआ है। चलो जनरल साहब देखा नहीं। हमारा सवाल एनबीसी ये था कि क्या वजीर आजम को कयाम करना चाहिए वहां पर या सिर्फ दौरा काफी है? करें तो तब भी अच्छा है, ना भी करें, एक दिन में वापस आ जाएं, दोबारा 3-4 दिन बाद चले जाएं, तो उस पर भी कोई मुदायका नहीं। जनरल साहब आपने एहतजाज नहीं किया? जी मैंने देखा, लेकिन मैं इनके रहमो करम पे हूँ, क्या कर सकते हैं, यहाँ बैठे दूर। नहीं जनरल साहब, मैं आपके साथ हूँ। जनरल साहब, आप असल में हमारा सवाल इस तरह से था, उसकी कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे थी कि वजीर आजम कराची का दौरा तो कर रहे हैं, क्या उनको वहां पर कुछ दिन कयाम करना चाहिए? जनरल साहब ने कहा कि कयाम करना जरूरी नहीं, सिर्फ उनका जाना और फिर कुछ दिनों के बाद दोबारा विजिट कर लेना भी काफी होगा। जनरल साहब ने कहा कयाम भी करना चाहिए। बस देख लें, अगर ये नहीं कयाम करना मेरा मंजूर नहीं तो कोई बात नहीं। चले जनरल साहब, आपका पॉइंट भी आ चुका है। इब्राहिम राजा भी अपना राय का इजहार कर चुके हैं। मोना, आप क्या समझती हैं, क्या वजीर आजम को कराची में कुछ दिन कयाम करना चाहिए? ओवरऑल बहुत खुशाइन बात है, बहुत अच्छी बात है कि वजीर आजम ने ऐलान किया है और वो जा रहे हैं, और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। कोई भी लीडर हो, चीफ मिनिस्टर निकले हो या मेयर निकले हो, फिर वजीर आजम तो क्योंकि पूरे मुल्क के वजीर आजम है तो वो हो, उनका जाना, उनकी फिजिकल प्रेजेंस, बहुत चीजें मैटर करती हैं, बहुत इससे फर्क पड़ता है। एक यूनिफाइंग फोर्स होती है तमाम लोगों को इकट्ठे लेकर, और एक लोगों को भी एक बात एक जहन में होती है कि जी हमारे ऊपर कोई है और वी आर बीइंग वॉच, कि हम कर क्या रहे हैं और हम इस वक्त किस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। खैर, कराची के हवाले से सिर्फ दो बातें हैं, बड़ी सादा आसान सी, कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और किसको करना चाहिए। देखें, दो चीजें हैं, मैं इसको दो पैराई में देखती हूँ। एक तो पहला ये कि बिल्कुल गवर्नेंस या जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मामलात हैं वो मुझे लगता है बिल्कुल अलग बहस है कि कराची के एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात इतने अरसे दराज में क्यों ठीक ना हो पाए, ये वगैरह वगैरह। दूसरा जो इस वक्त कॉन्टेक्स्ट है, मुझे लगता है वो ज्यादा अहमियत का हामिल है। वो दूसरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि दिहाइयों का इस दफा बारिश की वजह से रिकॉर्ड टूट गया है। कराची में दिहाइयों में इतनी बारिश नहीं हुई है जितनी इस मरतबा हुई है मॉनसून जो रेनफॉल। ये बात बिल्कुल सही है कि प्रिडिक्टेड थी, लेकिन इतने प्रिडिक्ट करने के बावजूद भी प्रिडिक्शन जब आई थी उसके बाद से मुझे नहीं लगता कि इतना वक्त था कि आप एक क्वाइट वेल बिलो जो सी लेवल एक शहर वाक़ई है, आप उसके अंदर इस किस्म के कोई इक़दाम कर सकते थे, और पहले भी नहीं हुए। और फिर उसके बाद जो जितनी इंटेंसिटी से इस दफा मानसून आया है उसकी वजह से यकीनन जो परेशानी है वो मजीद संगीन हो गई है। 2 रोज पहले तक मुझे इससे बिल्कुल लगता था कि ये लोग आपस में अभी भी लड़ रहे हैं, और जो 3 मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो जिनके पास बलदियाती हुकूमत है, या वफाकी हुकूमत को सीटे 14 MNAs इलेक्ट हुए हैं पीटीआई के कराची से शहर कायद से 2018 के इंतखाबात में।
तो मुझे उस वक्त यही लग रहा था कि इन तीनों में आपस में कोई कोहेरेंस नहीं है, और यही वाकई महसूस हो रहा था सबको कि आपस में सिर्फ एक दूसरे की जगहों पर, एक दूसरे की प्लेसेस ऑफ गवर्नेंस पे ये लोग पानी नाप रहे हैं। पीटीआई जो है वो सिंध का पानी नाप रही है, और जो पीपल्स पार्टी है वो पेशावर में या खैबर पख्तूनख्वा में या पंजाब में जो है वो देख रहे हैं कि जी हाँ यहाँ तक पानी हो गया, ये हो गया। लेकिन 2 रोज से एक अच्छा माहौल नजर आया है, मैं इसको बड़ा प्लेजेंट चेंज समझती हूँ। 2 रोज से जो बल्कि ट्वीट भी आ रहे हैं, जो पैगामात भी आ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो पॉलिटिकल जो ब्लेम गेम है उससे बरक्स है। पॉलिटिकल सियासत इस बात पर नहीं की जा रही है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी नहीं की जा रही है, बल्कि एक यही कोशिश नजर आ रही है कि जी हमें बताएं हम इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मुझे ये बड़ा एक अच्छा वेलकमिंग जेस्चर नजर आता है। भारत का भी मैं इसमें तस्करा करना जरूरी समझती हूँ। आपने देखा है कि भारत में भी हमारे डैम्स में बगैर इतला किए इतने मुश्किल तरीन हालात में उन्होंने पानी छोड़ दिया है। तो ये भी एक देखें एक इम्प्रेशन भी जाता है ना कि जब आप किसी हॉस्टाइल मुल्क को जो एक इम्प्रेशन देते हैं अपनी पॉलिटिकल फोर्स का, उसका इम्प्रेशन मैटर करता है। उनको तो ये लगता है ये आपस में ही लड़ते रहते हैं, इनको तो कुछ भी नहीं होता, हम जो मर्जी कर लें यहाँ से, तो लेट्स टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन और हमको इस किस्म का मिस एडवेंचर कर दें। तो भारत ने भी ये चीजें देखते हुए आबी जारियत की है इतने मुश्किल तरीन हालात में, उनसे और कोई बेहतर तवक्को भी नहीं थी। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये जो एक अच्छा यूनिफाइंग मैसेज है, ये ना सिर्फ लोकल सतह पर हमारे मसाइल हल करेगा शहर कायद में, बल्कि इंटरनेशनली भी जो हमारे दुश्मन हैं उनको भी बड़ा एक वाज़ेह पैगाम चला जाएगा, जो कि हाथ से कोई मौका नहीं जाने देते पाकिस्तान को किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचाने का। ये बड़ी ज़रूरी बात है। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान जा रहे हैं, मुझे यकीन है और मैं यही उम्मीद रखती हूँ, अगर वो यकीनन रहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। उनको बिल्कुल रुकना भी चाहिए कि वो थोड़े दिन और सिचुएशन को सुपरवाइज करें, एक अच्छा यकजहती का पैगाम इन मुश्किल हालात में दें। मैंने घर से जो पता किया है, ऑल माई फैमिली इन कराची, मैं खुद भी कराची आई हूँ, तो बहुत बुरे हालात हैं, लोग दर बदर हैं, सैलाबी रेलों में लोग बह गए हैं, कोई पता नहीं लोग कहाँ हैं, करंट लगने से अमवात हो रही हैं। सख्ती से कहा गया है कि कोई घर से बाहर ना निकले, घर में बिजली खत्म, पानी खत्म, सेल्यूलर नेटवर्क्स भी ब्लॉक हो गए हैं, बहुत वहाँ संगीन तरीन हालात हैं। और ये मैं अपने घर से पता करके कि मैं आपको ऑन ग्राउंड सिचुएशन बता रही हूँ, तो यकीनन जिन लोगों के कच्चे घर हैं, जो वहाँ कच्ची आबादियाँ हैं, उनकी हालत ज़ार का मैं समझती हूँ इस वक्त हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, उसके लिए कोई एक्सप्रेशन नहीं है। जो इसके लिए कम है इस वक्त कराची के लिए, जो भी वफाकी हुकूमत करती है, सूबाई हुकूमत करती है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। तो अगर पीएम वहाँ पे रुकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। रज़ा रूमी साहब, क्या आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म जो दौरा कर रहे हैं ये इस तरह से भी सूदमंद होगा कि वज़ीर आज़म विजिट करके वापस आ जाएं, या उनका वहाँ पर रुकना ज़रूरी है, कुछ दिन क़याम करेंगे तो सूरत हाल का बेहतर तरीके से उनको इदराक होगा? देखिए, क़याम करना जो है वो अगर तो किसी जो है उसमें कोई अगराज़ो मकासद हैं, कोई ऑब्जेक्टिव है, तो फिर तो बिल्कुल उनको क़याम करना चाहिए। लेकिन ये कि फ़िलहाल उनको जो सिचुएशन है कराची में, ये एक कुदरती आफत है, और दिल्ली के साथ भी और कराची की जो दहाइयों से मिसमैनेजमेंट वहाँ पर थी, ये सब उसका अब शाखसाना हम देख रहे हैं। और इंतहाई कर्बनाक मनाजिर हैं, जिस तरह से लोगों के कारोबार, लोगों की जिंदगियां मुतासिर हुई हैं, और जो नुकसान होगा वो तो भी मालूम होगा जब पानी उतरेगा और तब होगा। इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि वज़ीर आज़म साहब को कौमी सतह के ऊपर नेशनल लीडर की तरह तमाम पार्टियों को, तमाम जो मुख्तलिफ फरीक़ैन हैं, उनको एक मेज़ पर ला के एक मुश्तरका लाए अमल बनाने की ज़रूरत है। और एक तो पहला जो उसका नुक्ता होगा वो तो ये होगा कि जो अभी इमरजेंसी रिलीफ जो देनी है लोगों को, जिनके घर तबाह हो गए हैं, जिनके मालो इमलाक तबाह हो गई हैं, जिनके जो है नुकसानात हुए हैं सही इस किस्म के, उनको कॉम्पनसेट किया जाए। और फिर ये कि मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर मरकजी, सूबाई और लोकल लेवल के ऊपर ये एक कंसेंसस डेवलप किया जाए कि कराची इस तरह नहीं चल सकता, और हर बार अगर बारिश होगी तो क्या पूरा शहर डूब जाएगा और तबाह हो जाएगा। तो ये तो आप और देखिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें अब हमें मालूम है कि ये बारिशें जो होंगी ये रहेंगी, ये कोई सिर्फ इस 2020 में होके खत्म नहीं हो जाएगा मामला, अगले साल फिर मानसून का नहीं मालूम कि क्या होगा। तो अब हंगामी बुनियादों के ऊपर काम करना है, और उसके लिए सियासी इत्तेफाक राय चाहिए। सियासी इत्तेफाक राय ये नहीं होता कि मरकज की हुकूमत जो है वो सूबे को ब्लेम करे
और सूबा जो है वो मरकज को ब्लेम करे और लोकल गवर्नमेंट जो है वो सूबे को ब्लेम करे और सूबा लोकल गवर्नमेंट को ब्लेम करे। इस वक्त ये है कि जो कराची में एक शहरी हुकूमत की अशद जरूरत है और उसके लिए जो है आपको एक सियासी तौर पर एक डायलॉग और इत्तेफाक राय करके इसके मुस्तकबिल पर इसकी प्लानिंग करनी चाहिए। मगर अभी जो वज़ीर आज़म साहब का काम है और उनके तहत जो भी फेडरल एजेंसीज हैं उनको कराची में हंगामी बुनियादों के ऊपर रिलीफ देना चाहिए और वो उसमें कोई ताखीर नहीं होनी चाहिए और सियासत नहीं होनी चाहिए। यानी आपका भी ये कहना है कि अगर बहुत ज़रूरी है, अगर ऐसा कुछ प्लान है कि जिसके लिए वज़ीर आज़म की निगरानी ज़रूरी हो तो उनको ज़रूर वहाँ पर रुकना चाहिए। हमारे तमाम पैनलिस्ट इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर वज़ीर आज़म वहाँ पर रुक जाते हैं कुछ दिन के लिए तो सूरत हाल को बेहतर तरीके से वो जज भी कर सकेंगे और बेहतर तरीके से सिंध हुकूमत के साथ वफाक की जो कोऑपरेशन है उसको यकीनी बना सकेंगे। अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे और अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की मद में होने वाले सरकारी और हुकूमती इखराजात के ऑडिट का फैसला किया है। ऑडिटर जनरल का कहना है कि अशिया और खिदमात की खरीदारी, टेस्टिंग समेत तमाम इखराजात की तफसीली जांच पड़ताल होगी। सवाल हमारा यूं है कि कोरोना वायरस की मद में तमाम हुकूमती इखराजात के तफसीली ऑडिट का फैसला तो हुआ है, क्या NDMA के एहतसाब को भी बनाना चाहिए? NBC आपसे स्टार्ट लूंगी, क्या ऐसा जरूरी है? पहले मैं थोड़ी तरफ इजाजत दीजिए बात में इजाफा कर दूं। उन्होंने कराची फ़ोन किया था, मुझे फ़ोन कर लेती। 30 घंटे से मेरे यहाँ लाइट नहीं है कि इलेक्ट्रिक ने जो कार्ड खेला है शहर के साथ, शहर को बर्बाद कर दिया है। ना हम डी वाटरिंग कर सकते हैं सड़कों से, लाइट नहीं है। मेरे घर अपने इलाके में 30 घंटे से लाइट नहीं, जो एक्सेप्टेड है लोड शेडिंग से और फ्लड से। अब बाकी रही NDMA के साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है इसका ऑडिट होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने भी बुलाया था जनरल साहब को और कहा था ऑडिट करें। तो बाकी काम ऑडिटर जनरल का है। अच्छा, इसका मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आपका एहतसाब किया जाए, मकसद ये होता है सिर्फ ये देखा जाए कि आपने पैसा दुरुस्त खर्च किया, गलत खर्च किया, ज़्यादा खर्च किया, कम खर्च किया या खर्च किया ही नहीं। एक हमारे बीमारी ये भी है कि हम बहुत सी ग्रांट ले लेते हैं फेडरल गवर्नमेंट से, उसे खर्च नहीं कर पाते। हमारी फेडरल गवर्नमेंट बहुत से फंड जमा कर लेती है, उसे खर्च नहीं कर पाती। डेवलपमेंट फंड बाज़-औक़ात होता है ये, तो ये बहुत अच्छी बात है। NDMA ने बहुत खर्च किया है इस दौरान, बहुत सी इक्विपमेंट पर खर्च किया है, टेंट हैं, कोरोना की इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मास्क हैं, ये हैं वो। इसका हिसाब किताब जाहिर है होगा कितना पैसा आया। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। NBC वक्त की कमी की वजह से कता कलामी के लिए माजरत चाहूंगी। जनरल साहब आपकी जानिब आऊंगी, 60 सेकंड में प्लीज अपना जवाब कंप्लीट कीजिएगा। जी, ये बहुत अहम है क्योंकि ये होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए, तफसीली ऑडिट होना चाहिए। उसकी बड़ी बुनियादी वजह है कि एक वक्त में बहुत सारी इमदाद भी है, भी इस आफत में घबराई हुई पैसा मुख्तस करती रही है। तो हो सकता है कि इस वक्त के ऊपर वो एहतियात न बरती गई हो। ये भी हो सकता है कि कवायद और ज़ाबित जो होते हैं पैसा खर्च करने के, वो फॉलो न किए गए हों। चुनांचे इन हालात में बिल्कुल इस बात की पॉसिबिलिटी होती है कि आपका पैसा कुछ ज़ाया हो जाए या पैसे में पिलफरेज हो जाए। वो चीज़ें सामने आनी चाहिए और कुछ लोग जो कि उसके जिम्मेदार हों, उनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर बिल्कुल होनी चाहिए, उन पर लागू करनी चाहिए। तो अगर ये काम बिल्कुल आपका भी ये पॉइंट है कि एहतसाब बिल्कुल होना चाहिए और सबका होना चाहिए। मोना आपकी जानिब आऊंगी, 40 सेकंड्स। जी एब्सोल्युटली, तो दोनों को इंडोर्स करती हूँ, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि एक सिर्फ बात यह है कि इसमें इमदाद वगैरह बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूट किया होता है, बैरून मुल्क से भी काफ़ी इमदाद आई होती है, कोई भी इस किस्म की नेचुरल कैलेमिटी हो। और मैं सिर्फ ये जो पिछले जलजले रहे हैं या सैलाब रहे हैं उससे इसका मवाजना करना चाहती हूँ। हत्ता ये कि वो पाकिस्तान स्पेसिफिक ज़्यादा या एक एरिया स्पेसिफिक ज़्यादा एक आफत थी, ये तो पूरी दुनिया इससे जो है वो जूझ रही थी। उस वक्त भी यही होता था कि एक सवालिया निशान जो है लग जाता था और बड़ी सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज आ जाती थी कि वो जी पैसा क्या हुआ, कहाँ गया। बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट ने भी मांग की है और ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की भी बड़ी सही बात है
तमाम इदारों का इसमें बिल्कुल पूछगछ उनसे होनी चाहिए कि पैसा कितने तमाम इदारों से बात होनी चाहिए। इब्राहिम राजा, आपका स्टांस क्या है इस पर? देखें, कोविड के दौरान बज़ाहिर तो एनडीएमए ने बहुत अच्छा काम किया और बतौर साफ़ी मेरे इल्म में कोई ऐसी खबर नहीं है कि एनडीएमए के ऊपर कोई करप्शन या बदउनवानी का इल्ज़ाम हो। फिर एनडीएमए ने एनसीओसी के साथ मिलकर बड़े एग्रेसिवली इक्विपमेंट जो हमें चाहिए था वो मंगवाया। एनसीओसी के साथ मिलकर जो वेंटिलेटर्स वगैरह पहुँचाने थे मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में वो भी पहुँचाए। और ओवरऑल मुझे तो एनडीएमए का रोल जो है वो बड़ा मस्बत लगा। लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं है कि इस पूरी जो फंडिंग वगैरह हुई है, जो इमदाद आई है, उसका अगर एक ऑडिट हो जाए तो इसमें बिल्कुल कोई मुज़ायका नहीं है, वो कर लेना चाहिए। और अगर एजीपी करना चाहते हैं इसका ऑडिट तो ज़रूर करें, इससे एक पूरे मामले में शफाफियत आएगी। रज़ा रूमी, आप क्या समझते हैं, होना चाहिए एनडीएमए का भी ऑडिट? जी बिल्कुल, तमाम इदारों का ऑडिट होना चाहिए। एनडीएमए बेशमूल जहां जहां भी पब्लिक फंड्स का इस्तेमाल होता है टैक्स बेस का, उसका बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मैं साथ में ये भी कहता चलूं कि इमरजेंसी के जो मामलात होते हैं उसमें हमेशा ये वाले जो इनके रूल्स होते हैं कभी कभी वो उनको रिलैक्स भी किया जाता है। इसलिए मेरे ख्याल से इस पे एक जो है एक पॉलिसी होनी चाहिए कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट जो होती है उसमें किस तरह का ऑडिट होगा। हमारे जो ऑडिटर्स हैं और जो हमारा जो पूरे का पूरा ढांचा है उसमें ये क्लर्की भी बहुत चलती है कि छोटी छोटी बातों पे इतराज ऑडिट होना चाहिए। हमारे तमाम पैनलिस्ट मुत्तफिक हैं इस बात पर। वक्त की किल्लत है, प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह।